अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था द सेल। आज हम इसका लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट। रिवीजन क्लासेस हैं ये। साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनील्स और मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म क्या है? वो पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और इस सेल के अराउंड में भी एक मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी पार्ट है तमाम का तमाम क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के दो डिफरेंट पार्ट्स होते थे। आउटर जो क्लियर पार्ट होता था उसे क्या कहते थे? एक्टोप्लाज्म। ये क्लियर पार्ट है आउटर, जो कि क्या कहला रहा है? एक्टोप्लाज्म। और इनर जो है वो इर्रेगुलर मास था, ये इनर वाला जो रीजन का है इसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म है क्या? वो पोर्शन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक पाया जाता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, किसी भी टाइप के कोई पिगमेंट्स नहीं है, सेमी फ्लूइड है, यानी कुछ इसके अंदर फ्लूइड लिक्विड पार्ट है और कुछ जो है वो ग्रेन्यूल्स की तरह का पार्ट है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं? साइटोसोल कहते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद है? शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड और डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसकी प्लांट को नीड होती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करें। अब इस साइटोप्लाज्म में एक डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट जो है वो सर्कुलर होती है, यानी ये तमाम जो है वो इसका जो पार्ट है ये मूव करने लग जाएगा सर्कुलर वे में। तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? साइक्लोसिस। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो मूवमेंट साइक्लोसिस कहलाती है। अब इसके साथ साथ एक तो इसके पास फ्लूइड पार्ट हो गया जो कि साइटोसोल है, एक इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये सेमी फ्लूइड नेचर का है। इसके साथ साथ इसके पास जो है वो कुछ टाइनी फिलामेंट्स भी होते हैं जिन्हें माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं। ये फिलामेंट जो है वो स्केलेटन बनाते हैं साइटोप्लाज्म का। तो अब साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टू टाइप्स के ऑर्गेनेल्स हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। वो ऑर्गेनेल्स जिनके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, ये तमाम के तमाम जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो जिनमें लेयर नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं और वैक्यूल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, जबकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। दोनों में भी हो सकते हैं। हम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, यानी ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का बना हुआ है जिसमें लिपिड भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। ट्यूब्यूलर नेटवर्क है। कहाँ से कनेक्ट होगा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से कनेक्ट होगा ये ट्यूब लाइक चैनल्स, और कहाँ तक एक्सटेंड होंगे? ये सेल मेम्ब्रेन तक। जहाँ तक सेल में मेम्ब्रेन मौजूद होगी वहाँ तक ये एक्सटेंड होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे SER कहते हैं, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं। तो सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ए ग्रेनुलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये वो ट्यूब्यूलर कनेक्शन है जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। राइबोसोम्स नहीं मौजूद हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प नहीं करेंगे। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? कौन से सेल्स में मौजूद होंगे? तो ये स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में मौजूद होंगे जो लिपिड या फैट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
इंटरस्टिशियल टिश्यूज में सेल्स में मौजूद होंगे। इसके साथ ये ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स में मौजूद होंगे। वो सेल जो ब्लड के अंदर जब एक्सेस अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस हो जाती है तो लिवर और मसल्स क्या करते हैं, इस शुगर को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर मोनोमर है और ग्लाइकोजन जो है वो इसकी पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो इसको जो है स्टोर करने के लिए शुगर को ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जब नीड हो बॉडी को ग्लूकोज की या एनर्जी की तो उसको ब्रेक करके यूटिलाइज कर सके। स्किन में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में। सनलाइट जब पड़ेगी तो ये कोलेस्ट्रॉल में जो है वो कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे जो हेल्प करेंगे विटामिन डी की फॉर्मेशन से। अगर इस विटामिन डी की फॉर्मेशन हो जाए तो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं बोन्स। तो इसलिए विटामिन डी जो है वो नेसेसरी है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है, इसको ग्रेन्युलेटेड भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होंगे इसकी आउटर सरफेस पर। कहाँ मौजूद होंगे, राइबोसोम्स मौजूद हैं तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जाहिर है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन बनाना है। पैनक्रियाज में होंगे या सेलिवरी ग्लैंड्स में होंगे। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो करवा रहे हैं तो इसके साथ अब ये सेलिवरी ग्लैंड में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कराएंगे अमाइलेज को। ये क्या करेगा, ये स्टार्च को जो है वो ब्रेक कर देगा शुगर के अंदर। इसके साथ अब ये पैनक्रियाज में अगर होंगे तो ये प्रोटीन वाले हार्मोन्स की फॉर्मेशन करवाएंगे जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन की। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्यूब्यूलर नेटवर्क, जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद हैं। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जहाँ राइबोसोम्स मौजूद हैं, डायरेक्टली कनेक्ट है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और इसके बाद जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये एक्सचेंज करेगा इंपॉर्टेंट मटेरियल को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान। चूंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे कनेक्ट है और सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो तमाम जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होंगे उनकी एक्सचेंज करवाएगा। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है राइबोसोम्स की सपोर्ट के लिए, राइबोसोम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और फिर प्रोटीन फॉर्मेशन का काम स्टार्ट करवाएगा। न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ ड्रग्स हैं अगर उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर तो उनके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। स्टोरेज करेगा और रिलीज करेगा कैल्शियम आइंस को जो कि विटामिन डी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे बाद में। डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा केमिकल्स की, यानी केमिकल्स के जो टॉक्सिक असरात हैं उनको ख़त्म कर देगा, यूजफुल में कन्वर्ट कर देगा। मैन्युफैक्चर करवाएगा लिपिड को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन राइबोसोम्स नहीं मौजूद थे तो वो लिपिड की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकती है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, कि वो लिपिड की फॉर्मेशन करवा रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देगी लिपिड से और फिर विटामिन डी की भी फॉर्मेशन करवाएगी सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। स्फेरिकल है, स्मॉल प्लेट लाइक बॉडी है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होगी प्लांट्स और एनिमल्स की। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक बात कही जाती है कि ये ट्रांसफर होता है मदर से लेकर न्यू जनरेशन में। तो 3 टाइप्स की हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, 3 पार्ट्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और मैट्रिक्स है। फंक्शन क्या है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, यानी कि ये जो फूड मटेरियल है इसको ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज करेगा। स्ट्रक्चर कैसा है, आउटर मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, स्मूथ है और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, केमिकल कंपोजिशन इसकी प्रोटीन है और लिपिड है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इर्रेगुलर है, कुछ पार्टीशंस डेवलप हैं और इन पार्टीशंस को क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी।
मैट्रिक्स क्या है? ये सेंट्रल ग्रेन्युलर फ्लूइड है। अब इसके अंदर जो है वो सिस्टर्नी के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिन्हें मैट्रिक्स कह रहे हैं, और इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होंगे। क्योंकि ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो जब ब्रेक डाउन होगी तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होंगे, और जो ग्लूकोज है वो खुद भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे। एंजाइम्स क्या हैं? ये प्रोटीन नेचर है, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, प्रोटीन है, इनकी ब्रेक डाउन करवा देंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर स्टार्च की फॉर्म में मौजूद है तो इसको ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोटीन है तो इसको ब्रेक करके अमीनो एसिड में ब्रेक कर देंगे। इसी तरह इन कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करवा देंगे और एंड प्रोडक्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म में, और ये एनर्जी जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी। रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाता है, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होते होते पायरुवेट बन जाएगा। और डिफरेंट साइकिल्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन किस में होंगे? टीसीए क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो इनमें भी कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होते हुए जो है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। इसी तरह जब ये एडीपी का मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होगा यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी ये ऑब्टेन करेगा। तो ये फूड की ब्रेक डाउन करवाएंगे तो एनर्जी रिलीज भी होगी, और जब फूड मिलेगा इनको तो कुछ एनर्जी गेन भी करेंगे। इसीलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन वही ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस परफॉर्म होंगे, और क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सबको आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एटीपी की फॉर्म में यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनर्जी स्टोर भी हो रही है और रिलीज भी हो रही है, और ये एनर्जी को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर रहे हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया पे आपके पास शॉर्ट नोट आता है 1 मार्क का, तो आपने जो है वो उसके बारे में बताना है, और उसके पार्ट्स के बारे में जो एक एक लाइन लिखी हुई थी बस वही लिखिएगा, और आखिर में लिख दिएगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है और इसका फंक्शन रेस्पिरेशन है, एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेगा और रिलीज भी करेगा। अब आ जाए मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट। तो वो जो सेकंड पैराग्राफ था जिसके अंदर जो है वो क्रिस्टी के अंदर इंजाइम्स और को इंजाइम्स वाली डिटेल लिखी हुई थी, तो वो वाली डिटेल उसके अंदर लिख देगा। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का 1 और 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, यानी यहाँ पर 2 लेयर्स होंगी मेम्ब्रेन्स की। कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि इनका फंक्शन क्या? फोटोसिंथेसिस करवाना है, तो एनिमल सेल में नहीं मौजूद होते। डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होंगे इनके अंदर, तो 3 टाइप्स के पिगमेंट्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन से? कलरलेस प्लास्टिड हैं, जहाँ क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कलरलेस नजर आ रहे हैं। अब कलरलेस हैं, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इनका फंक्शन क्या है कि ये बने हुए फूड को स्टोर करना शुरू कर देंगे। स्टोर कहाँ करेंगे? रूट्स में या अंडरग्राउंड स्टेम में। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो है वो शुगर प्रोड्यूस हुई, शुगर को ये कन्वर्ट कर देंगे स्टार्च में, एक मोनोमेरिक फॉर्म को पॉलीमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और लंबे अरसे तक स्टोर करेंगे। जब बॉडी को नीड होगी तो ये दोबारा इस स्टार्च को ब्रेक करके दोबारा यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। तो ये इनका फंक्शन क्या है? कलरलेस है, पिगमेंट मौजूद नहीं है, स्टोर करेंगे फूड मटेरियल को, किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, शुगर को जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे, और किन किन कंपाउंड्स को स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और लिपिड को। क्लोरोप्लास्ट क्या है?
क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन कलर है तो यकीनन इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है। अब क्लोरोफिल मौजूद है तो कहाँ पाए जाएंगे? ये ग्रीन पार्ट्स में, यानी कि लीव्स में मौजूद होंगे। तो लीव्स का कलर ग्रीन इसीलिए है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है और पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। फूड मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे सनलाइट के फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेल है, इसके पास भी अपना डीएनए और आरएनए। तो दो तरह के हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। इनके पास अपना अपना डीएनए मौजूद होता है। क्रोमोप्लास्ट कौन से हैं? कलर से पता चल रहा है, क्रोमो मीन कलर, वो प्लास्टिड जो कलर्ड हो। कहाँ पाए जाएंगे? तमाम पार्ट्स पे पाए जाएंगे, कलर्ड पार्ट्स पर, सिवाय ग्रीन लीव्स के। यानी फ्लावर की जो पेटल्स है वहाँ मौजूद होंगे, फ्रूट में मौजूद होंगे। तो क्रोमोप्लास्ट, फ्लावर का जो कलर है वो कलर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि कैरोटीन, ये रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, ज़ैंथोफिल येलो कलर की फॉर्मेशन करवाएगा, एंथोसायनिन ब्लू ग्रीन कलर की फॉर्मेशन कराएगा। अब ये कलर पिगमेंट का फंक्शन क्या है कि पेटल्स अगर कलर्ड हैं किसी भी फ्लावर की तो ये अट्रैक्ट करेंगी पोलिनेटर्स को, यानी वो एजेंट जो पोलिनेशन करवाएं। पोलिनेशन क्या है? ये ट्रांसफर होगी पोलन ग्रेन स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा पर, यानी यहाँ से ये जो स्टिग्मा होगा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पर ट्रांसफर होंगे। तो ये कलर पिगमेंट जो है वो अट्रैक्ट करेंगे पोलिनेटर्स को, यानी कि इंसेक्ट्स को, और ताकि जो है वो पोलिनेशन में हेल्प कर सके। प्रोप्लास्ट क्या है? ये इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, इनके पास किसी भी किस्म के जो है वो कलर्ड पिगमेंट नहीं है। कहाँ पाए जाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे? किसी भी शूट की टिप पे मौजूद होंगे और रूट की टिप पे भी मौजूद होंगे। इसके साथ जो है नोड इंटर नोड पे भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करवाते हैं, यानी सेल को रैपिडली डिवाइड करवाते हैं। डबल मेम्ब्रेन है इनके पास और ग्रेन्युलर स्ट्रोमा है, फ्लूइड है। इमेच्योर है, ये जब डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे तो डेवलप होने के बाद ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बनवाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कलर्ड ग्रीन कलर्ड, क्रोमो डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है जो कि स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है। तो प्रोप्लास्ट को यही कहा जाता है कि इन्हीं से दूसरे प्लास्टिड अराइज हुए हैं या ओरिजिन है इनका। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम गोल्जी बॉडीज को गोल्जी अपैरेटस और डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम कैमिलो गोल्जी है। इस साइंटिस्ट की नेम की वजह से इस ऑर्गेनेल का नाम गोल्जी पड़ा। कैनेलिकुलर सिस्टम है और कुछ डिफरेंट टाइप के सेक्स मौजूद होंगे, यानी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे इनका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्राइज होगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, कैनाल्स बना लेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे, मगर यहाँ पर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे जिन्हें सेक्स कहते हैं। सिमिलर है मोर और लेस इसका स्ट्रक्चर, मगर डिफरेंस क्या है कि ये पैरेलल अरेंज है, एक के बाद एक अरेंज है, फ्लैटेंड है, बिल्कुल चपटे हुए हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है और इनके पास राइबोसोम्स नहीं होगा। गोल्जी बॉडीज में क्या था कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह कनेक्ट थे, बीच में भी कुछ एक ना एक कनेक्शन मौजूद थे, इस तरह ये कनेक्ट है, मगर यहाँ पर इस तरह की कोई कनेक्शन नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट है मगर करीब करीब अरेंज हुए हैं। गोल्जी बॉडीज प्लांट और एनिमल दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर है, दोनों का मॉर्फोलॉजिकली। एनिमल सेल में जो है वो सिंगल मौजूद होती है जबकि प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद होती है। सेंट्रल जो है वो फ्लैट एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से ही है। कंपार्टमेंट मौजूद हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, सॉरी। ये सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहते हैं और यहाँ पर भी जो नाम है वो सिस्टर्नी है। ये जो है वो सेपरेट हैं एक दूसरे से, बिल्कुल करीब करीब अरेंज है मगर इनमें
एक साथ कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये तमाम के तमाम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक साथ कनेक्ट है। फंक्शन क्या है इनका? तो फंक्शन क्या है कि ये कलेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, पैकेजिंग में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मौजूद हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है कि प्रोटीन बनाते हैं वो। अब प्रोटीन जो है वो इस फॉर्म में होती है, यानी अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। इस प्रोटीन को जो है वो ये कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही मौजूद होते हैं। तो इस प्रोटीन को इस फॉर्म में ये कलेक्ट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करेंगे, यानी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो उससे सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये कलेक्ट भी हो गए, इसका स्ट्रक्चर भी मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड होने के बाद इसको पैक करेंगे। पैक किस में करेंगे? ये जो इसकी वेसिकल्स नज़र आ रही हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये पैक करना शुरू कर देंगे। पैक करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे दूसरे सेल में जहाँ इनकी नीड होगी। सिस फेज जो है ये वो फेज है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुवर्ड्स होगा और ये अवे होगा, जिसे ट्रांसफेज कहते हैं। यहाँ से जो है ये प्रोटीन को कलेक्ट करना शुरू करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को इन फॉर्म में मॉडिफाइड करेंगे। मॉडिफाइड करके जो है वो इनको इन छोटी वेसिकल्स में पैक करना शुरू कर देंगे और फिर इन प्रोटीन की जहाँ नीड होगी उस पार्ट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसका फंक्शन कलेक्शन है, पैकेजिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके साथ दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एनिमल्स में जो है प्रोटीन को चूँकि मॉडिफाइड करता है, प्रोटीन एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर है, तो कुछ एंजाइम्स या हार्मोन और दूसरे सब्सटेंसेस की सिक्रीशन भी करवाएंगे। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो सिक्रेटेड होते हैं सेल से, सेल वॉल या सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाएंगे। प्लांट के अंदर जब डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है। एनिमल्स में क्या होता है कि ये जब सेल डिवाइड होता है तो इस तरह एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होती है बीच में और दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जबकि प्लांट सेल में क्या होगा कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं डेवलप होती, यहाँ पर प्लेट्स की फॉर्मेशन होगी। ये इन साइड पर जो है वो इसकी प्लेट्स बनने लग जाएंगी और ये प्लेट्स कौन बनाएगा? ये गोल्जी अपैरेटस। तो ये प्लेट्स बनाने लग जाएंगे, प्लेट्स जो है वो इनसाइड से आउटसाइड ग्रो करने लगेंगी और ये दो सेल्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो गोल्जी बॉडीज का एक और फंक्शन है कि ये सेल प्लेट बनाता है प्लांट सेल के अंदर ताकि उनको इक्वली डिवाइड करवा सके। एक काम इनका कलेक्शन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो दूसरा फंक्शन इनका सेल प्लेट की फॉर्मेशन का है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल है, यानी यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा। हर सेल के अंदर जो है 15 to 20 क्लोरोप्लास्ट हैं किसी भी एक फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर। 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। एक तो डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन मौजूद है इसके अराउंड। लिक्विड जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये लिक्विड पार्ट है इसको स्ट्रोमा कहेंगे। और इंक्लोज्ड हुआ हुआ ये किससे? कवर्ड हुआ हुआ ये मेम्ब्रेन से। अब कुछ फ्लैटेंड जो है वो सैक-लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। ये जो कॉइन शेप के स्ट्रक्चर हैं सिंगल को थाइलाकॉइड कहेंगे। जब बहुत सारे जो है वो यूनाइट हो जाएंगे तो इस पूरे पैक को जो है वो स्टैक को जो है वो ग्रेनम कहेंगे या ग्रेना कहेंगे। सिंगल ग्रेनम है और प्लूरल फॉर्म ग्रेना है। बहुत सारे जो हो जाएंगे तो ग्रेना बन जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का तो मेन फंक्शन कि ये जो है वो सनलाइट को कैप्चर करेगा और ट्रांसफ़र करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स में, यानी यहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल ए मौजूद होगा, क्लोरोफिल बी मौजूद होगा, सनलाइट को कैप्चर करके क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करेगा और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन स्टार्ट होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन का फंक्शन स्टार्ट होगा। अब जब कार्बोहाइड्रेट या फोटोसिंथेसिस की फॉर्मेशन होगी तो कुछ एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करेगा ये, तो एनर्जी कैरियर के तौर पर भी यूटिलाइज होता है। इसके साथ जो है वो शुगर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करवाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस करवाएगा तो शुगर खुद ही मैन्युफैक्चर हो जाएगी। कैसे करवाएगा? कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा या पहुंचा देगा दूसरे ऑर्गेनेल्स तक।
तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो रिमेनिंग जो रह गए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पे एक शॉर्ट नोट आ जाता है। तो शॉर्ट नोट में आपने उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको बताना है और इसका फंक्शन भी बताना है कि उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही है और एनर्जी रिलीज भी हो रही है, एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रहा है, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, फूड मटेरियल को ब्रेक करवा रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसके साथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी शॉर्ट नोट आ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने उसकी दोनों टाइप्स को बताना है, ये भी बताना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। अगर यही जो है वो शॉर्ट नोट आ जाए 1 मार्क के लिए तो आपने सिंगल एक लाइन में बता देना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ और सिर्फ लिपिड की फॉर्मेशन करवाएगी, स्मूथ और रफ जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कराएगी। अगर जो है वो मार्क्स 2 मार्क्स का आ जाता है तो आपने जो है वो उसका स्ट्रक्चर भी बताना है और उसके साथ ये भी बताना है ये कौन कौन से सेल्स में मौजूद होते हैं। इसके साथ जो है वो प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये तमाम चीज़ें तो अब तक तो एग्जाम में आई नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के शॉर्ट नोट की अच्छी सी तैयारी कर लिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी टॉपिक्स बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।